नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 13 से लेकर 17 मार्च 2025 तक का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्लास की पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको इस क्लास की पीडीएफ जरूर लेनी है। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो अपन इस क्लास के अंत में बात करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है। मैं कोई आपके लिए नया नहीं हूँ, पिछले 5-6 महीने से रेगुलर मैं आपको इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। 12 तारीख को मैंने आपको बोला था कि होली मनाना, अच्छे से होली को सेलिब्रेट करना। होली के बाद जब भी फ्री हो पढ़ाई शुरू करो, उसके बाद में थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना, फिर अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से होली मनाई है, अच्छे से कलर खेले हैं और अब आपके जीवन में और अच्छे अच्छे रंग भरे। पढ़ाई कर लो, वरना रंग दिखाने वाले लोग बहुत थे, रंग लगाने वाले लोग कम थे, लेकिन रंग दिखाने वाले लोग बहुत थे, उसका विशेष ध्यान रखना है। अच्छे से तैयारी पे लग जाओ, होली अच्छे से मना ली तो अब तैयारी भी अच्छे से करनी है। 12 तारीख को अपनी लास्ट क्लास हुई थी और मैंने बोला था अब होली के बाद ही क्लास होगी अपनी। तो 13, 14, 15 और 16, आज 17 है, तो 5 दिन का जो करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करेंगे 13 से 17 मार्च। तो डेली ही क्लास मिल रही है, जिस दिन क्लास नहीं मिलती है, संडे को जैसे अपना ऑफ रहता है तो मंडे को एक साथ अपन उसका पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इस बार होली का मतलब टाइम भी ऐसा था कि फिर एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिल गई, सैटरडे की छुट्टी की तो फिर संडे की फ्री में मिल गई, ठीक है। तो होली अच्छे से मना ली, अब वापस तैयारी अच्छे से शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ कैसे मिलेगी वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, बातें अपन कम करेंगे क्योंकि 4-5 दिन के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन जल्दी जल्दी डिटेल एनालिसिस के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में टाटा पावर ने कौन सा अभियान शुरू किया है। एक अभियान शुरू किया है, नीचे जो 4 अभियान लिखे हैं उसमें से, और वो टाटा पावर ने शुरू किया है। क्या? ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। टाटा पावर के क्लब एनर्जी इको क्रूज का लक्ष्य है 24 शहरों में 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के बारे में शिक्षित करना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या मैंने क्या बोला, टाटा पावर का जो क्लब एनर्जी क्रू है, इसका सही नाम तो है क्लब एनर्जी इको क्रू, उसका लक्ष्य है 24 शहरों के अंदर। कितने शहरों में? शहरों की संख्या आपको याद रखनी है। 24 शहरों के अंदर। कितनी स्कूलों के अंदर? 1000 स्कूलों के अंदर। ये मैं इस अभियान का लक्ष्य बता रहा हूं आपको। 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को, कितने? पांच लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के बारे में शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या करना? सौर ऊर्जा अपनाने के बारे में शिक्षित करना क्या है इसका लक्ष्य है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 24 शहरों की 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को। अभी जो पीएम सूर्यघर योजना चल रहा है उस योजना का समर्थन करने के लिए टाटा पावर ने यह अभियान शुरू किया है। यानी छत पर सौर ऊर्जा लगाने की जो स्थायी प्रथाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया है। लक्ष्य शहरों के अंदर इंपॉर्टेंट लखनऊ शहर है, वाराणसी है, अयोध्या है, मेरठ है, आगरा है, कानपुर है। इन शहरों की स्कूलों के अंदर 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के बारे में शिक्षित किया जाएगा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सौर ऊर्जा का उपयोग बताया जाएगा तो उनको ये भी तो बताना होगा ना कि भाई ये जो अपनी जल ऊर्जा है उसका प्रयोग क्यों नहीं करेंगे अपन, बाकी जो ऊर्जा है वो उसका उपयोग क्यों नहीं करेंगे क्योंकि वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। कोयला का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के अंदर इंपॉर्टेंट है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता भी मिलेगी। 24 शहरों की 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के बारे में शिक्षित किया जाएगा और सौर ऊर्जा साक्षरता अभियान इसका नाम रखा गया है। टाटा पावर है उसने इस अभियान की शुरुआत की है। जो पीएम सूर्यघर योजना है उसका समर्थन ये अभियान करता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर ऐसा मत बोलना सर हमने ये चीज पढ़ा नहीं या आपने ये चीज पढ़ाई नहीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई और एनसीएफई, किसने? आरबीआई और एनसीएफई ने कौन सा अभियान शुरू किया है? बताओ भाई। राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। आपसे इस क्वेश्चन को रिवर्स भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान किसने शुरू किया है? आरबीआई और एनसीएफई ने शुरू किया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
मैं क्या कहना चाहता हूं, आरबीआई और एनसीएफई ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें वित्तीय साक्षरता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी, वित्तीय साक्षरता केंद्र की स्थापना की जाएगी। एक आजकल आपको पता होना चाहिए, मीडिया में बार बार ऐसे ऐड आते हैं, कभी ईशान किशन का ऐड आता है, कभी अमिताभ बच्चन का ऐड आता है, आरबीआई कहता है कि, ठीक है, तो ये एक आरबीआई कहता है क्या अभियान है, इसी का हिस्सा है। ठीक है, जो ये राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान चल रहा है उसका एक हिस्सा है, क्या है, आरबीआई कहता है। फिर उसके अंदर वो सारी चीजें बताते हैं ना, आरबीआई कहता है किसी को आप अपने ओटीपी मत बताओ, साइबर ठग हो सकते हैं, वो होते हैं, तो ये आरबीआई कहता है, वो इसी अभियान का एक हिस्सा है जो वित्तीय साक्षरता अभियान आरबीआई और एनसीएफई चलाता है। एनसीएफई ने वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जो एनएसएफई है उसके तहत विविध आयु समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्वोत्तर में 54 जो वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए जाएंगे। कितने, 54 वित्तीय साक्षरता या वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम क्या होगा, जिसके अंदर वित्त के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी, आपके पैसे कैसे सेफ हैं, कैसे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये जो आरबीआई कहता है ये क्या चीज है, तो ये जो राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान चल रहा है आरबीआई और एनसीएफई का, उसका एक हिस्सा है, जिसमें बार बार मीडिया की मदद से इस अभियान को चलाया जा रहा है। आरबीआई कहता है उसके अंदर से भागीदारी किसकी है, तो इसको मीडिया की मदद से चलाया जा रहा है। मीडिया एडवर्टाइजमेंट, जो एड मीडिया का एड आता है उसके अंदर बार बार ये आता है कि आरबीआई कहता है सतर्क रहें, सावधान रहें, हैं। तो हम भी कहते हैं आपको करंट अफेयर पढ़े, नौकरी लगना है, तो उसी प्रकार इसको सतर्कता अभियान ही समझ लेना, जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है ना उसको। हाल ही में आईआईएफएल फाइनेंस ने सभी महिलाओं के लिए कौन सी नई शाखाएं शुरू की है। देखिए, जो आईआईएफएल फाइनेंस है, इससे आप ये समझ गए होंगे ये कंपनी काम क्या करती है, ऋण प्रदान करती है, वित्तीय सहायता देती है। इसने केवल महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए, लेकिन केवल महिलाओं के लिए, पुरुष इसमें शामिल नहीं है, सभी महिलाओं के लिए एक नई शाखा की शुरुआत की है, उसका नाम है शक्ति शाखाएं। इसके अंदर क्या क्या है, जो आईएफएफएल की पुरानी शाखाएं हैं उनको ही शक्ति शाखाओं में परिवर्तित किया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आईआईएफएल फाइनेंस ने वित्तीय समावेश और लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए महिला दिवस पर अपनी 7 शाखाओं को पूर्णतः महिला कर्मचारियों वाली शक्ति शाखाओं में बदल दिया है। इन शक्ति शाखाओं में होगा क्या, पूर्णतः जो वहां पर एम्प्लॉय होंगे, जो कर्मचारी होंगे वो महिलाएं ही होंगी। कितनी क्या होगी, महिलाएं होगी। ये शक्ति शाखाएं कितनी, 7 शाखाओं को पूर्णतः शक्ति शाखाओं में बदला है आईएफएफएल फाइनेंस ने। किस लिए बदला है, इस क्या संदेश देना चाहता है, तो वित्तीय समावेश और लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए महिला दिवस के दिन इसका उद्घाटन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना, आईएफएफएल फाइनेंस ने 7 अपनी शाखाओं में जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो महिलाओं को बदला है और उसका नाम रखा है शक्ति शाखा। क्या रखा है, शक्ति शाखा। दिल्ली एनसीआर, मुंबई के अंदर स्थित शाखाएं थी, जहां पर महिला उद्यमियों को रोजगार, वित्तीय साक्षरता, उनको ट्रेनिंग, ये सब प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये पहल छोटे और बिना बैंक के उधारकर्ताओं का समर्थन भी करती है। ऐसे लोग जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं, खुद का बिजनेस नहीं है, उनको ऋण चाहिए तो उनको ऋण देगी, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट आंकड़े क्या है, एक तो कितनी आईआईएफएल फाइनेंस शाखाओं को शक्ति शाखाओं में बदला गया, तो 7, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अंदर जो ये शक्ति शाखा होगी उसके अंदर होगा क्या, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा ये कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको महिला एम्प्लॉय वहां पर होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपसे इससे उल्टा भी पूछा जा सकता है, शक्ति शाखा जो पहल है वो किस बैंक ने शुरू की है या किस फाइनेंस कॉरपोरेशन ने शुरू की है, तो आईआईएफएल फाइनेंस ने शुरू की है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको अच्छे से लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। संघाई कॉरपोरेशन संगठन, जिसको शॉर्ट में एससीओ बोला जाता है। ठीक है, एक एसईओ होता है? क्या होता है वो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं, वो अलग है। ये एससीओ है, संघाई कॉरपोरेशन संगठन है। उसकी रक्षा बैठक की मेजबानी 2025 में कौन सा देश करेगा, तो चीन करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। एससीओ यानी क्या बोल रहा हूं मैं, एससी बोल रहा हूं, है ना। संघाई कॉरपोरेशन संगठन के रक्षा अधिकारी 26 और 27 मार्च 2025 को चीन के किंगदाओ में मिले थे। मिले थे क्या, अभी कहाँ आई, 26 और 27 मार्च आ गई क्या आपके, आ गई, अभी नहीं आई ना, मार्च अभी चल रहा है ना।
तो यार ऐसे कैसे कर रहे हो आप। एससीओ के रक्षा अधिकारी है, 26 और 27 मार्च को चीन के किंगदाओ में उनकी बैठक है, ठीक है। और ये यही बैठक है एससीओ कॉरपोरेशन संगठन की रक्षा बैठक ही है ये। तो ये होगी कब, 26 और 27 मार्च 2025। चीन में मैंने आपको एक जगह बता दी है, किंगदाओ। क्या किंगदाओ जगह पड़ती है चीन में? चीन की किंगदाओ जगह पर यह होगा, ठीक है। और इसमें वही भविष्य की सुरक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इसकी विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है। अपहोल्डिंग द संघाई रिस्पिरेटर एससीओ ऑन द मूव इसकी थीम रखी गई है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। 2025 के एससीओ प्रेसिडेंसी के लिए चीन ने थीम क्या डिसाइड की है, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। इसको सगाई सुनाई दे रहा होगा आपको, सगाई नहीं है ये, संगाई बोल रहा हूं मैं। सगाई तो आपकी तब होगी जब आप अच्छे से पढ़ोगे, सरकारी नौकरी लगेगी। उससे पहले ये सगाई वाले खवाब है जो आप छोड़ दो लेना है, और जिसकी हो गई है वो पढ़ के नौकरी लग जाओ, वरना लुगाई को फेरा लवली कैसे दिलाओगे, समझ गए। तो आपको ध्यान रखना है, मैं संगाई बोल रहा हूं और इसकी थीम क्या है, अपहोल्डिंग द संगाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, विषय वस्तु और थीम है इसका, ठीक है। इसके अलावा 2025 को एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी घोषित किया गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछा जा सकता है एससीओ ईयर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईयर किस वर्ष को घोषित किया गया। 2025 को एससीओ ईयर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया गया है। थीम क्या रखी गई है, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, ये विषय वस्तु या थीम है। कहां पर इसकी बैठक होगी, चीन के अंदर। कब, 26 और 27 मार्च को होगी। चीन में कहां पर होगी, किंगदाओ के अंदर होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में आ सकता है। फिर आप मुझे मत बोलना सर हमने पढ़ा नहीं, हमने आपको पढ़ा दिया है। बाकी जो ये इस क्लास की पीडीएफ होगी उसमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से लिख के भी मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी ज़्यादा संभावना यही रखा करो आप, या ज़्यादा कोशिश यही रखा करो कि मैं सारी की सारी चीज़ें क्लास में ही याद कर लूँ, ठीक है। डबल मेहनत क्यों करनी है, ये तो मैं इसलिए देता हूँ पीडीएफ, ताकि जब आपका एग्ज़ाम टाइम चले तब आपको रिवीजन करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। आपको रिवीजन के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, सारी क्लासेस वापस ना देखना पड़े। इसके लिए मंथली मैगजीन भी आती है अपनी, वो भी ले लेना। मिलेगी कैसे, मिलने का तरीका एक ही है, ये जो नंबर है 9887809083, आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। उसके बाद में आपको एक बार मैसेज जब आप कर दोगे ना, डेली की डेली क्लास के बाद में आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। या तो खुद आपको ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, या आपको लिंक भेज देंगे जिससे आप उस ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर देना, जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, लेकिन आपको क्या मिल जाएगी, क्लास के बाद में पीडीएफ मिल जाएगी। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, पीडीएफ ले लेनी है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। वैसे क्लास का भी तो नहीं है ना, क्लास भी तो फ्री है। अब चार्ज किस चीज़ का है सर, चार्ज इस चीज़ का है, ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। क्या ये अपनी वेबसाइट है, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है www.infusionnotes.com। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम वहाँ पे सर्च करना, हमारी वेबसाइट पे जाके उस एग्जाम को सर्च करना, उसका आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो बहुत ही शानदार तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो क्या मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ से लेना, ऑर्डर करना, अभी भी होली ऑफर चल रहा है तो फ्री डिलीवरी है, फ्री होम डिलीवरी है, डिलीवरी चार्ज आपको नहीं लगेगा। बुकलेट की फॉर्मेट में एकदम शानदार हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। तो क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाके उनको ऑर्डर कर देना है, उसके बाद में हमारी टीम ऑटोमेटिक आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको पार्सल पहुंचा देगी। पैसे भी आपके पास जब ये पहुंच जाए ना तब दे देना, प्रोडक्ट चार्ज भी आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, अगर मान लो किसी दिन आप क्लास नहीं ले पाए या मैं किसी काम से आपकी क्लास नहीं ले पाया, तो उस दिन क्या होगा, जो डेली का अपना करंट अफेयर होता है उसकी समरी, उसके क्वेश्चन और उसके केवल आंसर अपने इस पर डेली के डेली मिलते हैं, तो वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी भी एजुकेशनल न्यूज़ अच्छी अच्छी यहाँ पर आती रहती है, तो आपको क्या करना है, इसको जरूर फॉलो कर लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन है क्या, भारतीय रेलवे किस पहल में जल संरक्षण के लिए शामिल हुआ है। एक पहल चल रही है, पहल का नाम क्या है, मिशन अमृत सरोवर पहल चल रही है अभी जल संरक्षण के लिए, उसके अंदर भारतीय रेलवे भी शामिल हो रहा है।
मैं ये बताना चाहता हूँ, बस इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है। भारतीय जो रेलवे होगा, वो जो भारतीय रेलवे के जो ट्रैक बने हुए हैं, उन ट्रैक के पास जल की कमी से निपटने के लिए मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत तालाबों की खुदाई और पुनरुद्धार के अंदर योगदान देगा, सहयोग देगा। अब मैं सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ कैसे। ये एक रेलवे ट्रैक चल रही है, ट्रैक का मतलब समझते हो ना, रेलवे की पटरी जा रही है, इसके आसपास ये गांव बसा हुआ है, इसके आसपास ये ढानी बसी हुई है, इसके आसपास यहाँ कोई लोग बसे हुए हैं, उनके पानी की समस्या है। क्या है? पानी की समस्या है। इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए अभी अमृत सरोवर पहल चल रही है। तो क्या करेगा भारतीय रेलवे, यहाँ पर अमृत सरोवर खुदाने के प्रयास करेगा, उसमें कुछ सहयोग करेगा। यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी उसको नया ट्रैक बनाने के अंदर या रेलवे के किसी काम में प्रयोग ले लिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब समझ जाओगे, अब लंबे टाइम तक चीज़ें आपको याद रहेगी। भारतीय रेलवे ट्रैक के पास जल की कमी से निपटने के लिए मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत तालाबों की खुदाई और पुनर्दान करेगा। ये मिशन, ये जो अमृत सरोवर का दूसरा चरण है, उसके साथ इसको संरेखित किया है। पहले चरण में नहीं, दूसरे चरण के अंदर इसको बताया गया है। जलवायु लचीलापन और सामुदायिक भागीदारी पर इसमें विशेष जोर दिया गया है। भाई सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ना, कि भाई भारत सरकार का मिशन है, इसमें रेलवे भी हिस्सा ले रहा है, बाकी लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। खुदाई के अंदर जो भी सामग्री निकलेगी वो रेलवे तटबंधों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकेगा। लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य 15 अगस्त 2025 तक इन कामों को पूरा कर लिया जाए। कि बोले जल्दी जल्दी करो, अगले 15 अगस्त तक ये काम आपको पूरे करने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैंने एकदम इजी तरीके से आपको समझा दिया है, तो इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं। बोगोसागर 2025 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाला भारतीय युद्धपोत कौन सा है? पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए, बोगोसागर जो 2025 है, ये नौसेना का एक अभ्यास है। ये जो बोगोसागर है वो किन दो देशों के मध्य होता है? ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य यह अभ्यास होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर इस बार आईएनएस रणवीर है, उसने भाग लिया। किसने? आईएनएस रणवीर ने। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। भारत और बांग्लादेश नौसेना का एक अभ्यास है जिसका नाम क्या है? बोगोसागर। 2025 में जो बोगोसागर अभ्यास हुआ था उसमें आईएनएस रणवीर और बीएनएस अबू उबैदा ने बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर यह अभ्यास किया था। ये जो मैं बता रहा हूँ आईएनएस रणवीर, ये भारत की तरफ से हिस्सा लिया था, और जो बीएनएस अबू है वो उबैदा से, जो बीएनएस अबू उबैदा उनका पूरा नाम है, उसने बांग्लादेश की तरफ से भाग लिया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये युद्ध अभ्यास हुआ कहां पर था? बंगाल की खाड़ी में युद्ध अभ्यास हुआ था। कहां पर? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, भारत की तरफ से आईएनएस रणवीर और बांग्लादेश की तरफ से मैंने बता दिया बीएनएस अबू उबैदा। बीएनएस अबू उबैदा ने भाग लिया था बांग्लादेश की तरफ से। भारत की तरफ से युद्धपोत का नाम है आईएनएस रणवीर। नौसेना का संयुक्त अभ्यास है बंगाल की खाड़ी के अंदर ही। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है? तो इस अभ्यास के सतह पर फायरिंग, वीबीएस अभ्यास हो गया, सामरिक अभ्यास हो गया, और संचार अभ्यास इसमें मुख्यतः किया जाता है। क्या? संचार अभ्यास किया जाता है। उद्देश्य क्या है? जब संचार अभ्यास किया जाता है ना ज्यादा, तो वहां पर एक ही उद्देश्य होता है। क्या? सूचना साझाकरण को मजबूत करना, सामरिक योजना बनाना, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय को बढ़ाना। अब ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कहाँ काम आती है? जब आप किसी स्टेट पीसीएस का या कोई भी एग्जाम ऐसा हो जो डिस्क्रिप्टिव टाइप हो, जिसके अंदर आपको रिटर्न में एग्जाम देना होता, वहां पर ये चीजें बहुत काम आती है। क्योंकि वहां पे फिर अपना दिमाग लोग हो जाता है कि मैं लिखूं क्या इसके आगे, तो उस टाइम ये चीजें बहुत मदद करती है। ठीक है, तो इस प्रकार का आउटपुट आपको लेते रहने हैं, क्योंकि आप अच्छे सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हो, तभी डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हो ना, वरना क्यों लोगे? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भाई इसको रेड कलर नहीं किया, पर कोई बात नहीं, आप समझ जाना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है।
अब आपको यह नहीं पढ़ना है कि विश्व उपभोक्ता दिवस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है स्टैटिक्स आपकी कंप्लीट है, तो ये क्वेश्चन आपको पहले से पता होना चाहिए। फिर आप करंट अफेयर में सर स्टैटिक्स, सीधा स्टैटिक्स क्यों पढ़ा रहे हो। अब मैं इसके अंदर करंट आपको जोड़ता हूं कुछ करंट। 2025 के अंदर जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, करंट की चीज ये है, ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। क्या, ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल क्या है, 2025 की थीम है, विषय वस्तु है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, जो कि 15 मार्च को मनाया गया। अब चीजें समझ गई। मैं ये कहना चाहता हूं, जो 15 मार्च 2025 को अपन ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था उसकी थीम क्या है, तो जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। 1983 के अंदर ये इस दिवस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1983 के अंदर। ये चीज भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे बताया नहीं सर ने, ठीक है। ये जॉन एफ कैनेडी वे थे, उन्होंने 1962 के अंदर एक भाषण दिया था, एक संबोधन दिया था, जिसके अंदर उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों की बातें की थी और पहली बार उपभोक्ता अधिकारों को वैश्विक मान्यता मिली थी। उस उद्बोधन के बाद या उस संबोधन के बाद जॉन एफ कैनेडी ने 1962 के अंदर ये संबोधन दिया था। 1983 से अपन ये दिवस मना रहे हैं, 15 मार्च को अपन ये दिवस मनाते हैं। 2025 के अंदर जो मनाया गया उसकी विषय वस्तु क्या रखी गई, जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ठीक है। 2025 के अंदर अभियान टिकाऊ बदलाव सुविधाजनक बनाने के लिए और मजबूत उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए हम काम करेंगे, ऐसे कुछ सरकार ने चीजें बोली हैं, वो सारी बोल वचन की बातें हैं। फैक्ट, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम है जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। 1983 के अंदर इसको शुरू किया गया था दिवस को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकारों पर संबोधन दिया था। उसके बाद में वैश्विक मंच पर इन चीजों पर चर्चा होने लगी और 1983 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की स्थापना की गई, जो कि 15 मार्च को मनाते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये आपका फेवरेट दिवस है, सब लोगों का फेवरेट दिवस यही है। बोले सर ये दिवस महीने में 4 दिन आना चाहिए, फुल छूट के साथ आना चाहिए। विश्व निंद्रा दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी में बोलूं तो विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च। याद रखने का तरीका बताऊं, उपभोक्ता नींद में था कब, 14 तारीख को। फिर उपभोक्ता जागरूक हो गया कब, 15 तारीख को। उपभोक्ता का संरक्षण कब हुआ, 15 तारीख को। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक होती है याद करने की, आप भी कर लिया करो, हर आदमी की अलग अलग ट्रिक होती है। सॉरी भाई लोगों, हाँ ध्यान रखना है। नींद में था उपभोक्ता 14 मार्च को, फिर 15 मार्च को अपन ने क्या कर लिया, संरक्षण कर लिया। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा मत बोलना सर ऐसा थोड़ी होता है। विश्व निंद्रा दिवस कब मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी थीम। विश्व निंद्रा दिवस 2025 की विषय वस्तु या थीम क्या थी, मेक स्लीप हेल्थ ए प्रायोरिटी, ठीक है। यानी हिंदी में बोलूँ तो आप नींद लो और ये आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, प्राथमिकता होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मेक स्लीप हेल्थ ए प्रायोरिटी। आप नींद लो, स्वास्थ्य आपके लिए पहले होना चाहिए, स्वास्थ्य प्राथमिक होना चाहिए है। हमारे एक गुरुजी थे जो हमें पढ़ाया करते थे, डायरेक्टर भी थे, ठीक है। उनका एक फिक्स डायलॉग था, उनको जब भी बोला जाता था कि सर प्रार्थना होती थी, सब बच्चे बैठते थे, उनको बोला जाता था कि सर कुछ बताओ, तो उनकी एक फिक्स चीज थी, वो हर बार यही बोलते थे, हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो इनका फिक्स था वो, मतलब बोलते हैं ना तकिया कलाम जिसको। उनसे मेरे हिसाब से आज भी मतलब 7-8 साल हो गई स्कूलिंग से निकले हुए, आज भी मुझे लग रहा है बच्चों को यही चीज़ बोलते होंगे। मुझे तो मतलब पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक उन्होंने यही चीज़ बोली प्रार्थना में। जब भी उनकी बारी आती, बोले आज डायरेक्टर सर आपको स्पीच देंगे, आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। उनका फिक्स तकिया कलाम था, वो आते माइक पकड़ते बोलते धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया, ठीक है, बस ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व निंद्रा दिवस 14 मार्च को कहाँ से कहाँ चले गए अपन, विषय वस्तु या थीम मैंने आपको बता दी, मेक स्लीप हेल्थ ए प्रायोरिटी। विश्व निंद्रा दिवस है वो विश्व नींद सोसाइटी ने शुरू किया था। किसने, विश्व नींद सोसाइटी एक अलग से बनी हुई है, उसने शुरू किया था। ये एक वार्षिक कार्यक्रम है, साल में एक बार होता है, जिसका उद्देश्य क्या है, समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए नींद के महत्व बारे में लोगों को जागरूक करना। भाई नींद लेना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अपन दिवस मनाते हैं, विश्व निंद्रा दिवस 14 मार्च को मनाते हैं। 2025 की थीम मैंने बता दी, मेक स्लीप हेल्थ ए प्रायोरिटीज। इसका उद्देश्य क्या है,
स्वस्थ निद्रा आदतों को बढ़ाना और नींद संबंधी विकारों के संबंधी जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान करना। देखो ये समस्या अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ उपभोक्ता संरक्षण दिवस से ज़्यादा इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। नींद का आजकल क्या शेड्यूल है, कोई नहीं, मेरा तो खुद का नहीं है, मैं आपका क्या बोलूँ। ये जो रील हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, यूट्यूब, सबसे बड़ा ये जो मोबाइल है ना, उसकी वजह से इस दिवस को ज़्यादा मनाया जाना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि एक ऐसा वीक मनाया जाना चाहिए जिसके अंदर प्रत्येक स्टेट में एक अलग अलग, उस टाइम आपको फ़ोन यूज नहीं करना है, वरना अगर आप सड़कों पे फ़ोन लेके निकलोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। आजकल जो भी बीमारी होती है उसके पीछे एक रीज़न नींद होती है, अपन ढंग से नींद नहीं ले पाते हैं। डिप्रेशन का कारण ये है, डार्क सर्किल जो लड़कियों में ज़्यादा होते हैं वो तो होने नहीं देती, खीरा वीरा लगा के सब कुछ सेटल हो जाता है मामला, ठीक है। फिर भी डार्क सर्किल हो गया, ब्रेस्ट कैंसर का भी रीजन ये बताया गया है, नींद की कमी, अनियमित नींद। सर्वाइकल कैंसर भी महिलाओं में इस वजह से होता है, ठीक है। पीरियड्स डिस्टर्बेंस हो गया, ये सारी चीज़ें अनियमित नींद और जो आपकी अनियमित दिनचर्या है ना, आपके सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है। वो मेरे सामने आजकल रील भी ऐसी आती है, अब शेर 12 बजे उठा है, शेर चाय पी के आएगा, फिर आके शेर थोड़ा पबजी खेलेगा जब तक शाम को सोने का टाइम हो जाएगा, है? फिर वो 1 तारीख आती है, मेरे पास रील आती है, अब शेर किस्त भरेगा। ध्यान रखना है, शेर को टाइम पे सोना है, टाइम पे शेर को पढ़ाई करनी है, अगर स्वास्थ्य का शेर को ध्यान रखना है, ठीक है, वरना शेर फिर बिल्ली बनते टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपनी पहली अनवेंशन लाइसेंस यानी ईएल नीलामी कब और कहां शुरू की है? तो भाई ध्यान रखना है 13 मार्च 2025 से गोवा के अंदर शुरू कर दी है। भारत ने अपनी पहली अनवेंशन लाइसेंस यानी ईएल नीलामी है वो शुरू की है। भारत में पहली ही ये अनवेंशन लाइसेंस नीलामी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है 13 मार्च 2025 गोवा, इसलिए मैंने इसमें डेट भी दी है, जगह भी दी है। भारत ने गहरे खनिज भंडारों को खोजने के लिए 13 मार्च 2025 को गोवा में अपनी पहली अनवेंशन लाइसेंस नीलामी शुरू कर दी है। एआई हेथकोन हुआ था 2025 के अंदर, उसमें टिकाऊ खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एआई का उपयोग करके खनिज लक्ष्यीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया था। नीलामी के अंदर 10 राज्यों के 13 खनिज ब्लॉक शामिल किए गए हैं। कितने? 10 राज्यों के 13 खनिज ब्लॉक, 10 राज्यों के 13 खनिज ब्लॉक इसमें शामिल किए गए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जिसके अंदर सोना के खनिज है, तांबे के खनिज है, हीरे के खनिज है, आरई के खनिज है, वेनेडियम भी इसके अंदर शामिल किया गया है। वेनेडियम इंपोर्टेंट है भाई, वेनेडियम खनिज को इसमें शामिल किया गया है इस बार, ठीक है। तो ध्यान रखना है 13 मार्च 2025 को गोवा के अंदर भारत में पहली अनवेंशन लाइसेंस नीलामी शुरू की गई है, जिसके अंदर 10 राज्यों के 13 खनिज ब्लॉकों को शामिल किया गया है। एआई हेथकोन 2025 के अंदर टिकाऊ खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एआई का उपयोग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके खनिज लक्ष्यीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खनिज लक्ष्यीकरण का मतलब आप समझते हो, ठीक है। खनिज लक्ष्यीकरण पर ध्यान अब की बार एआई हेथकोन 2025 के अंदर किया गया था, जिसके अंदर एआई का प्रयोग करना है खनिज लक्ष्यीकरण के लिए, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन भाई, संसद द्वारा पारित तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है? भाई संसद ने तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित कर दिया है और उसका उद्देश्य है तेल क्षेत्र विनिमय और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन करना। क्या करना? 1948 के अंदर जो विनिमय और विकास अधिनियम 1948 आया था तेल क्षेत्र के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए संसद के द्वारा तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। ये खनिज तेलों की परिभाषा में विस्तार करेगा। ये जो नया बिल पारित हुआ है ना, संशोधन विधेयक जो पारित हुआ, नया बिल तो क्या, जो संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है वो तेल क्षेत्र की जो परिभाषा है उसमें विस्तार करेगा, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड, मीथेन, शेल गैस, इनको शामिल करेगा इसके अंदर, ठीक है। कानून स्पष्ट कहता है कि कोयला और लिग्नाइट या हीलियम है वो खनिज तेल क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बार भी इन्होंने साफ ही अलग से लिख के दिया है, तो आपको ध्यान रखना है किन किन को शामिल किया है। तेल की परिभाषा में विस्तार करते हुए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड, मीथेन और शेल गैस को शामिल किया गया है। किसको नहीं किया गया है? कोयले की एक प्रकार है लिग्नाइट, और जो हीलियम है उसको खनिज तेल क्षेत्र के अंदर शामिल नहीं किया गया है। और तेल क्षेत्र विनियम और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए संसद ने तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 1947 से अब तक की बहसों या कार्रवाइयों को एक्सेस करने के लिए अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है? सर्चेबल इंजन क्या होता है? गूगल क्या है? गूगल खुद
सर्चेबल इंजन है जहां पर अपन जाके चीजें सर्च करते हैं। उसी प्रकार अभी एक राज्य की कोई विधानसभा है जिसने क्या किया है, 1947 यानी देश के आजाद होने से अभी तक की जो भी विधानसभा में बेसें हुई है और जो भी कार्यवाहियां हुई है उनका एक्सेस करने के लिए, यानी यूजर उसका पता लगा सके, जनरल आदमी उसका पता लगा सके, उसके लिए एक ब्राउजर लॉन्च किया है, एक सर्च इंजन लॉन्च किया है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कौन से राज्य की विधानसभा ने ये काम किया, इतना महान काम किया है, तो पंजाब की विधानसभा में ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। पंजाब विधानसभा ने 1947 से लेकर अब तक की पंजाब विधानसभा की जो बेसें थी, जो भी कार्रवाइयां थी, उन तक पहुंचने के लिए अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है। इस पहल के साथ राज्य विधानसभा इस तरह की परियोजना लागू करने वाला देश का पहला विधानसभा बन गया है। सर्चेबल इंजन के लिए किसने सहयोग किया है, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, IIT हैदराबाद और सीडेक नोएडा के सहयोग से ये इंजन बनाया गया है। इंजन यानी ये सर्चेबल जो इंजन बनाया गया है, ट्रेन वाला इंजन नहीं, गाड़ी वाला इंजन नहीं, ठीक है। सर्चेबल इंजन किस किसने बनाया है, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, IIT हैदराबाद और सीडेक नोएडा के सहयोग से इसको विकसित किया गया है और पंजाब विधानसभा ने इसको शुरू किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भाई, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। भारत का पहला विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड पिक्स कहां आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। तो भारत का पहला विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 कहां आयोजित किया गया, नई दिल्ली के अंदर। ये भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है, नाम है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स, नई दिल्ली के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन शुरू हुआ। 3 दिन तक ये चलने वाला है। 90 से अधिक प्रतियोगिताएं इसके अंदर होगी। विश्व भर के शीर्ष पैरा एथलेटिक्स इसके अंदर भाग लेंगे। भारत की तरफ से 145 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया है। भारी भरकम टीम गई है भारत की, ठीक है। 19 देशों के 105 अन्य पैरा एथलेटिक्स इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 90 से अधिक प्रतियोगिताएं, 145 सदस्यीय भारत का दल है, 19 देशों के 105 अन्य पैरा एथलेटिक भाग ले रहे हैं। पहली बार हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स है, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर ये शुरू, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। हाँ भाई, ये एक नई रैंकिंग आई है जो एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है, पूछी जाती है। अगर नहीं करके आते हो तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे। वैश्विक स्तर पर भारतीय दवा निर्यात रैंकिंग क्या है, यानी पूरे विश्व स्तर पर जितनी भी दवा का निर्यात होता है उसमें भारतीय दवा निर्यातक की रैंकिंग क्या है, तो 11वें स्थान पर है भारत दवा रैंकिंग में पूरे विश्व में। वर्ष 2025 में बैन एंड कंपनी, एक कंपनी का नाम है बैन एंड कंपनी, ठीक है। ये जो बैन एंड कंपनी है उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें ये बताया है, द्वितीयक बाजार अनुसंधान विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2023 के मूल्य संदर्भ में, मूल्य संदर्भ यानी 2023 के अंदर पैसों की बात की जाए, पैसों के अंदर यानी कितने पैसे की भारत ने दवा निर्यात की है, उसमें वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में भारत 11वें स्थान पर है, ठीक है। विश्व के अंदर जितना भी दवा निर्यात होता है उसमें भारत का हिस्सा 3% का है, इस रिपोर्ट में लिखा था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी एक स्टैटिक्स में क्वेश्चन एक बार एक एग्जाम आया था, आपको याद रखना है। नकली और मिलावटी दवाओं के निर्माण के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 को 2008 में संशोधित किया गया था। कब? 1940 में आया था, 2008 में उसको संशोधित किया गया था। वैश्विक स्तर पर भारतीय दवा निर्यात रैंकिंग 11वें नंबर पर है। ये रिपोर्ट किसने? बैन एंड कंपनी ने प्रकाशित की और 11वें स्थान पर है, लेकिन मूल्य के हिसाब से, टोटल पैसों के हिसाब से 3% की हिस्सेदारी भारत इसके अंदर रखता है विश्व स्तर पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये था भाई 13 से लेकर 17 मार्च 2025 तक का करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो दिल एकदम खुश हो जाएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट आपको करना ही है। इसके अलावा पीडीएफ कैसे लेनी है वो मैंने सारे तरीके आपको बता दिए हैं, तो इस तरीके से आपको पीडीएफ ले ही लेना है। पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम दे देना, इस क्लास से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रेगुलर क्लास के साथ जुड़ जाया करो। अब रेगुलर होगी, अब होली की छुट्टियां चली गई है ना, तो अब क्या करेंगे अपन?
रेगुलर क्लास लेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन ले ली 5 दिन नहीं ली, डेली की डेली क्लास मिलती है। ये तो 5 दिन की एक साथ इसलिए होगी, होली थी तो भाई मुझे भी तो थोड़ा होली मनाने देते, होली मना ली, फिर मैंने आगे करंट अफेयर भी बढ़ा दिया। अब कल से अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।